हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट मैराथन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये पहली है। ये सभी को इन्फॉर्म कर दो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अभी आप सभी लोग इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगी। 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और जिसका हिंदी में मतलब समझते हुए समझेंगे। तो आपको मैं रटाऊँगी नहीं, आपको सिर्फ समझाऊँगी, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत समझ में आ जाए, रटना ना पड़े, और मेरे साथ साथ आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट नेम ऑफ W.B. यीट। पूछा जाता है W.B. यीट्स का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स। क्या बोलेंगे? विलियम बटलर यीट्स। आप साथ साथ याद करते जाएं। W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्टर 1916 द सेकेंड कमिंग अ प्रेयर फॉर माई डॉटर आर यीट्स पोएम। ये यीट्स की पोएम है। ईस्टर 1916 द सेकेंड कमिंग अ प्रेयर फ्रॉम माई डॉटर, ये पोएम है यीट्स की, जो अपीयर हुई थी। दैट अपीयर इन, ये किस में अपीयर हुई थी? कौन सी ऐसी पोएम थी जिसमें ये अपीयर हुई? तो ये अपीयर हुई थी द माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर 1922। ये बोल रहा है ईस्टर 1916 सेकेंड कमिंग प्रेयर ऑफ माई डॉटर। ये यीट्स की कुछ पोएम है। ये किस में दिखाई देती हैं? तो ये दिखाई देती हैं माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर 1921 में जो आई थी। तो पहले दो क्वेश्चन के आंसर मुझे लगता है याद हो गए होंगे। W.B. यीट्स का फुल फॉर्म है विलियम बटलर यीट्स। सेकेंड वाला ये जो पोएमें थी ये कहाँ से ली गई हैं? ये माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। ध्यान से समझिए, सेलिंग टू बाइजेंटियम ये पोएम मतलब इनका वर्क है। एंड द टावर आर यीट्स, ये यीट्स की क्या है? द टावर एंड बाइजेंटियम, ये यीट्स की क्या है? तो ये यीट्स की कहलाई जाती हैं द टावर ही कहलाई जाती है। ये द टावर मतलब जो टावर है वो कहलाया जाता है इसमें। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड द टावर आर इन यीट्स द टावर। ये द टावर में हमें देखने को मिलता है इनका वर्क। नेक्स्ट है, यीट वॉज, यीट क्या थे? फोर्थ क्वेश्चन है। थोड़ा 50 क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी आगे बढ़ेंगे। यीट्स कौन थे? तो यीट वॉज एन आयरिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। एक आयरिश के पोइट थे और साथ ही साथ एक ड्रामेटिस्ट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, यीट्स फाउंडेड द एबी थिएटर। ये जो इन्होंने एबी थिएटर जो खोजा था यीट्स जी ने, W.B. यीट्स जी ने, ये किनके साथ मिलके खोजा था? तो ये खोजा था इन्होंने लेडी ग्रिगोरी। किसके साथ? लेडी ग्रिगोरी के साथ इन्होंने मिलकर क्या खोजा था? एबी थिएटर। एबी थिएटर याद रखिएगा, W.B. यीट्स ने ये खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे ही। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ईयर डिड W.B. यीट्स गेट द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो W.B. यीट्स को नोबेल प्राइज़ से पुरस्कारित किया जाता है लिटरेचर में, लेकिन वो कौन से सन में किया जाता है? तो वो है आपका 1923। दिस इज़, ये गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था 1923। इसको सही कर लीजिए, जो एक्चुअली कभी कभी टेक्नीशियन लोग गलत कर देते हैं। तो 1923 इज़ द राइट आंसर। इज़ दैट क्लियर? आपका ये ऑप्शन जो सही होना चाहिए था वो ये है 1923। तो इस साल मतलब इस ईयर में 1923 में W.B. यीट्स जी को नोबेल प्राइज़ से लिटरेचर में पुरस्कारित किया जाता है। लिख लीजिएगा, ये एडविन की जगह पर 1923 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरी पॉपुलर पोइट वॉज थिन। बहुत ही पतले थे, टॉल थे, लंबे थे, काले थे कॉम्प्लेक्शन में। चिल्ड्रन यूज टू मॉक एट हिम, बच्चे इन पे बहुत हंसते थे। वेदर ही हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। अब देखो, आप तो जानते हो जो अंग्रेज होते हैं वो तो ब्लैक एंड वाइट अभी भी चलता है। तो वही बात है कि भाई अगर ब्लैक आदमी है तो उसको यही बोला जाता था
कि भाई ये तो ब्लैक डॉग्स कहते हैं ना इंडियंस को, आज भी वो प्रथा चलती है, भले वो इतनी ओपन नहीं है, लेकिन स्टिल व्हेन यू गो अब्रॉड एंड यू फील, आप विदेश में जाके ये चीज़ों को महसूस कर सकते हो, ये दिखाई देता है और ये लिटरली महसूस किया जाता है। आज भी वो लोग इंडियंस को ब्लैक डॉग्स ही मानते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो कौन, मतलब एक बहुत ही पॉपुलर पॉइंट है, जो बहुत पतले थे, काले थे, लंबे थे कॉम्प्लेक्शन में, बच्चे उनको देख के हंसते थे और कहते थे तो ये तो इंडिया से आया है। तो वो कौन पॉइंट थे? तो वो आपके थे W.B. येट्स। इसका मतलब इनका अपीयरेंस बताया है किस तरीके से दिखाई देते थे, एकदम इंडियन लुक में दिखाई देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8th। कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, horseman passes by, whose epitaph is this? एपिटैफ तो किसका है ये तो मैं आपको बता दूंगी, पर पहले थोड़ा इस लाइन का मतलब भी समझ लीजिए। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको अगर लाइन याद रहेगी तो आप ऐसे ही पता लगा लोगे ये किसका वर्क है। तो अगर आपने W.B. येट्स आपने पढ़ी है और W.B. येट्स आपके कोर्स में भी है, ये सभी चीज़ कोर्स का चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ, जो सिलेबस है हम वैसा ही चलेंगे। तो आपने W.B. येट्स की एक पोयम थी, तो वो पोयम का नाम अगर आपको याद आ रहा हो तो वो है, अब मैं बताती नहीं हूँ क्योंकि वो नीचे वाले क्वेश्चन में वो है, तो इसलिए अभी मैं उस आंसर को छोड़ देती हूँ, मैं बाद में बताऊँगी। पहले वो वाला क्वेश्चन नेक्स्ट आ ही रहा है, तो इसलिए अभी मैं पोयम को नहीं डिस्क्लोज करूँगी। तो अभी यहाँ पर आप सिर्फ ये समझ लीजिए ये एपिटैफ, ये समाधि लेख किसका है, फिर इसका मैं मतलब समझाऊँगी। तो ये समाधि लेख है W.B. येट्स का। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ऊपर की जो एपिटैफ है, जो ऊपर की जो समाधि लेखन है, ये कौन सी पोयम से ली गई है? कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पासस बाय, ये लाइनें किस पोयम से ली गई हैं? W.B. येट्स की। तो पहले तो ये समझ लो इस पोयम का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब होता है कि इंसान को जीवन, मतलब जो उसका जीवन है, उस जीवन को उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, मतलब ये जो जीवन है इसको कह रहा है, जैसे हॉर्समैन पास बाई, मतलब जो चीज़ चल रही है उसको जाने दो, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचना चाहिए। और ये जो इनका मतलब है, ये कौन सी पोयम से लिया गया है? तो ये जो वर्क है ये लिया गया है, पोयम का नाम है अंडर बेन बलमेन, W.B. येट्स जी के द्वारा लिखी गई है, अंडर बेन बलमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th। येट्स वॉज द लीडर ऑफ, येट्स जी किसके लीडर थे? तो वो थे केल्टिक राइवल थे। वो क्या थे? केल्टिक राइवल। इन्हें केल्टिक राइवल भी कहा जाता है। उनके ये क्या माने जाते हैं? लीडर माने जाते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज़ जहाँ जहाँ देखिए मैं आपको एक एक मीनिंग करके समझा रही हूँ, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कहीं पर आपको समझ में नहीं आए, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई चीज़ है जो समझ में ना आए। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू अ बेस्ट पार्ट, है ना। तो मुझे लगता नहीं, केल्टिक एक स्किल है, केल्टिक तो उसी आर्ट ही है वो, तो इसलिए उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब ही यही होता है कि एक क्या है वो, एक केल्टिक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है ना। तो वो केल्टिक राइवलरी के उसके वो क्या रहते हैं? एक लीडर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, बाइजेनियम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, ये जो बाइजेनियम है ये कौन सी जगह का पुराना नाम है? तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल, या इसको इस्तांबुल भी कहते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। जब हम ये पढ़ते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ लिटरेचर का जो कहते हैं ना, हम धीरे धीरे उसका फ्रेंच में गया, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड फाइनली पहुंचता है आर्ट और लिटरेचर, तो वो कॉन्स्टेंटिनोपल जगह होती है। तो उस जगह का नाम है बाइजेनियम, ओल्ड नेम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, बाइजेनियम क्या है? ओल्ड नेम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि इस्तांबुल कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। अ शेप विथ लायन बॉडी, मतलब लायन जैसा बॉडी है, एंड हेड ऑफ अ मैन, और सर किसकी तरह है? मैन की तरह। तो ये लाइन कहाँ अपीयर होती है? कौन सी पोयम, ये पोयमें दी गई हैं
है ना। तो ये वो कहते हैं कि ये जो लाइन है ये कहाँ अपीयर हो रही है, तो ये सेकंड कमिंग, जो इनकी सेकंड कमिंग वर्क था उसमें ये पोयम में ये दिखाई देता है कि जो शरीर है वो तो लायन जैसा है और जो सर है वो किसका तरह है, इंसान की तरह है। और वर्क भी याद रखिए W.B. यीट्स जी का है, क्योंकि आज मैं यीट्स को कवर कर रही हूँ और डन को कवर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, दिस लाइन इज। ऑफ व्हाट इज पास्ट, पास्ट क्या है और क्या पास होने वाला है और क्या आने वाला है। तो ये लाइन आती है आपको, जहाँ पास की बात आ जाए तो आपके दिमाग में वैसे ही आ जाना चाहिए सेलिंग टू बाइजेंटियम। क्या चीज़ चली गई, क्या चीज़ जाने वाली है, क्या चीज़ चली जाएगी, आने वाली है। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम। अगर थोड़ा सा आप क्ल्यू भी ले लें, दिमाग में रख लें कि ये जब जाने की बात कर रहा है तो सेल करने का मतलब हुआ, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका हुज पोयम, जो 40 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका हुज पोयम इज द कैनोनाइजेशन। अब ये जो कैनोनाइजेशन है ये किसकी पोयम है, किसने लिखी है ये कैनोनाइजेशन, तो ये जॉन डन जी का वर्क है। किसका है, जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डन इज अ पोइट हु यूजस, डन पोइट क्या यूजस करते थे, तो वो हमेशा विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन को ही यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन इज योर्स, व्हाट मेक्स डन यूनिक इन हिज पोइटिक टैलेंट ऑफ वीविंग इनकॉन्ग्रुअस पैशन। अब वो कहते हैं कि भाई डन जो है, जॉन डन, इनको ऐसी कौन सी एक अलग से टेक्निक है इनकी जो अलग सी ये टेक्निक है, तो इस टेक्निक को वो कहते हैं कि किस तरीके से, एक मिनट मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दूं। ये कह रहे हैं कि जॉन डन एक बहुत ही यूनिक पोइटिक टैलेंट है इनके अंदर, जो बुनते हैं, किसको बुन रहे हैं, इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस मतलब बिल्कुल अनोखा, विचित्र, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस। और क्या, पैशन, पैशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। वीव का मतलब होता है बुनना, और किस चीज़ को बुन रहे हैं, इच्छाओं को, और इच्छा कैसी है, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का जो मतलब है वो आप चाहे तो लिख लीजिए, इसका मतलब होता है बेमेल, जिसका कोई मेल ही नहीं है। इस प्रकार का इनके अंदर पैशन क्या है, बुनता जाता है, इस तरीके का इनके अंदर टैलेंट है, ठीक है। अब वो टैलेंट जॉन जी को क्या बनाता है, व्हाट मेक्स, कौन सी चीज़ बना रही है, तो वो इनको क्या बना देती है, आध्यात्मिक बना देती है। तो आध्यात्मिक के लिए इसीलिए इनको मेटाफिजिकल यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है द स्पिरिचुअल बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैनोनाइजेशन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, जो ये कैनोनाइजेशन जो वर्क है इनका सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था, तो ये 1633 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। कैनोनाइजेशन में कितने स्टैंजाज हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जो स्टैंजाज की अगर हम बात करें तो टोटल 9 लाइन्स हैं ईच में। वो कह रहा है ना द कैनोनाइजेशन हैव 5 स्टैंजाज ऑफ, मतलब 5 तो इसमें स्टैंजाज हैं, लेकिन इनमें प्रत्येक में कितनी लाइनें हैं, तो प्रत्येक में इनकी 9 लाइनें हैं। 5 स्टैंजा है और प्रत्येक में कितनी लाइनें हैं, 9 लाइनें हैं। किसमें, द कैनोनाइजेशन। याद रखिएगा जॉन डन क्या माने जाते हैं, तो जॉन डन एक पोइटिक भी है और एक क्रिटिक भी है। इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, क्लेरिक ये है। जॉन डन कैसे है, पोइट एंड क्लेरिक, ये इनका नेचर है, ये इस टाइप के पोएम मतलब पोइट हैं ये, जॉन डन इस तरीके के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जॉन डन, एनी डन, अनडन, ये सब वर्ड्स जो हैं ये डन जी के, जो इन्होंने जो रिटन जो लिखे थे ये शब्द, वो किसके लिए लिखे थे, टू हिज वाइफ अबाउट लूजिंग। ये पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लूँ एक बार तब आपको समझ में आएगा। जॉन डन, एंड डन, अनडन आर द वर्ड्स रिटन बाय डन, ये डन के द्वारा शब्द लिखे गए हैं। हु राइट्स टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के लिए लिखते हैं, ठीक है। अबाउट लूजिंग, क्या चीज़ खो देते हैं वो, जिसकी वजह से वो ये वर्क लिखते हैं, अपनी बीवी को बताते हैं कि अनडन, एंड डन, जॉन डन,
तो वो है इनकी पोस्ट। जब इनकी पोस्ट चली जाती है, वो अपनी पोस्ट की वजह से बोलते हैं कि भाई चला गया, सब कुछ चला गया। अपनी बीवी को लिख के बताते हैं, ठीक है, मतलब लिख के बताते हैं, रिटर्न वर्क करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट हैव अ लुक। डन्स वाइफ, डन्स की जो वाइफ थी, उन्होंने किसको बर्थ दिया था? पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। रुकिए जस्ट अ मिनट, इसमें ये जो क्वेश्चन है डन्स वाइफ, ये इसमें ये नहीं दिया है किसको जन्म दिया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें आपका। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, अगर सपोज़ पूछ भी लिया जाए कि किसको उन्होंने बर्थ दिया था, तो आपको अगर याद हो तो चाहे तो आप लिख लीजिए इसको कहीं पर भी। जॉन डन जी की वाइफ ने 12 बच्चों को जन्म दिया था और सिर्फ 16 साल की मैरिज में। समझ में आ गया? अगर पूछ लिया जाए, सपोज़ ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि डन की वाइफ ने कितने बच्चों को बर्थ दिया, तो 12 चिल्ड्रन इन 16 ईयर्स ऑफ मैरिज। 16 साल की जो शादी के समय था उसमें उन्होंने 12 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, अब वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जॉन डन वाइफ डाइज 5 days आफ्टर गिविंग बर्थ टू द 12th स्टिल बॉर्न चाइल्ड, जो जिसको अभी भी जन्म लेना था, उस बच्चे को जन्म देते वक्त वो 12वां बच्चा जो था जॉन डन की वाइफ की मृत्यु हो जाती है। तो जॉन डन क्या लिखते हैं, फिर पोयम लिखते हैं अबाउट दिस लॉस, इस लॉस के बारे में जो इन्होंने खो दिया है, नुकसान हो गया इनको, इनकी वाइफ चली गई। तो वो इन्होंने कौन से वर्क में, मतलब कौन से सोनेट में इन्होंने लिखा है, तो वो इन्होंने लिखा है 17th होली सोनेट। याद रखिएगा 17th होली सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22। देखिए 22 में क्या है, विच यूनिवर्सिटी अवार्ड्स हिम एन ऑनरी डॉक्टरेट इन डिविनिटी। डिवीन मतलब डिवाइन, जो उनके आध्यात्मिक रूप था। तो कौन सी यूनिवर्सिटी उनको इस चीज़ का वो देती है, अवार्ड देती है, तो वो देती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो आप इसका आंसर सही लगाएंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डन राइट्स अ पोयम इन मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ ड्रूरी। ठीक है, एक ये पोयम को लिखते हैं एलिजाबेथ ड्रूरी की याद में। एलिजाबेथ ड्रूरी कौन थी? इनकी डॉटर है ऑफ हिज पैट्रन सर रॉबर्ट ड्रूरी। ठीक है, द नेम ऑफ द पोयम, उस पोयम का नाम क्या है? तो वो जिसमें इनकी बेटी, मतलब इन्होंने एलिजाबेथ ड्रूरी जी का जो डॉटर रहती है पैट्रन सर रॉबर्ट ड्रूरी की, उसके याद में जो पोयम लिखी है, ये किस में लिखी है? तो वो जो पोयम का नाम है वो है एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा है? एन, ये एलिजाबेथ ड्रूरी का अगर नाम आ जाए तो एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इस पोयम में इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर है 24, विच नोवेल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का कौन सा नोवेल बेस्ड है ऑन द लाइन्स ऑफ डन्स मेडिटेशन 16। तो डन्स का मेडिटेशन 16 ये किस पे बेस्ड है? तो अगर याद 17 है ये, तो ये किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है आपका फॉर हुम द बेल टॉल्स। ये इंपॉर्टेंट पोयम भी है इनकी, फॉर हुम द बेल टॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। देखते हैं 25 क्वेश्चन। नो मैन इज़ एन आइलैंड इज़ अ लाइन फ्रॉम जॉन डन। मतलब कोई भी व्यक्ति आइलैंड नहीं है, ये लाइन कहाँ से ली गई है? वन राइटर हैज़ टेकन दिस लाइन एज अ टाइटल, और किसी एक राइटर ने इस लाइन को, जॉन डन की इस लाइन को अपने उसमें टाइटल दिया है। तो वो कौन सा राइटर है जिसने ये जो लाइन नो मैन इज़ एन आइलैंड, जो कि जॉन डन की लाइन है, उसको उसने टाइटल दिया है अपने किसी वर्क में? तो हु इज़ दैट राइटर? तो उस राइटर का नाम आता है थॉमस मर्टन। क्या आता है? थॉमस मर्टन, MERTON। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच इज़ नॉट अ लव पोयम बाय डन। डन जी के द्वारा यहाँ पर कौन सी पोयम लव पोयम नहीं कहलाती है? और देखिए कितना इत्तेफाक है, जिसमें लव लिखा है वही पोयम लव नहीं है। द गुड मॉरो लव है, द सन राइजिंग लव है, ट्विकेनहैम गार्डन लव है, लेकिन द डेफिनेशन ऑफ लव, ये जो डेफिनेशन ऑफ लव है, ये इनकी लव पोयम नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्रिकी भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन को देखते हैं। द सॉन्ग्स एंड सोनेट, द सॉन्ग्स एंड सोनेट कंटेन्स हाउ मेनी लिरिक्स। 1633 में जो ये आया था इसमें कितने लिरिक्स थे? तो इसके टोटल लिरिक्स थे 55, 55 इज़ योर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। भाई मेटाफिजिक्स वही हो गया, मेटाफिजिकल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। किसने अफेक्ट किया? तो जॉन डन ने ही मेटाफिजिक्स को क्या किया था? प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोइट्स। ये कुछ नाम है नीचे दिए हुए, इनमें से कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स नहीं हैं? तो नहीं है में कौन नहीं है? देखिए डन भी है, थॉमस क्रू भी है, कैर्यू भी है, हेनरी वैगन, इन सब का नाम आता है मेटाफिजिकल में जब आप पढ़ते हैं। सिर्फ टी.एस. एलियट ऐसे हैं जो मेटाफिजिकल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक। 30th क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां क्वेश्चन, द लाइन फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव अकर्स इन, कि भाई भगवान के लिए अपनी जुबान पे लगाम दो और मुझे प्यार करने दो। ये कौन सी पोयम में, ये डन जी का वर्क है, ये कौन सी पोयम का है? तो ये वर्क है आपका कैनोनाइजेशन। इनका ये वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो इसीलिए ये वर्क आप लोग ज़रूर, क्योंकि इनसे लाइनें भी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ध्यान रखें कि इनकी पोयम की एक लाइन दे देंगे और उसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे देंगे। अभी आएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे, तो आपको इनकी पोयम एक बार थोड़ा सा पढ़ के चले जाना कि कौन सी लाइन में कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे देते हैं। अभी देखिएगा आप, मैंने दिया है तो आपको समझ में आएगा। कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो कैनोनाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट। मतलब किसी को आप क्या बना दो? साधु बना दो, किसी को साधु मान लो। डन जी को साधु माना था ना, तो कैनोनाइजेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक हो चुके थे, मेटाफिजिकल पॉइंट्स कहलाते थे। नेक्स्ट है आपका डन 32 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दिस इज 32। लेट्स हैव अ लुक। डन इज अ पॉइंट ऑफ, जो जॉन डन है वो कौन सी एज के पॉइंट माने जाते हैं? तो जॉन डन आपने पढ़ा है कैरोलिन एज, अगर आपको याद आ रहा हो तो कैरोलिन एज में जहाँ चार्ल्स जो वो थे, चार्ल्स वंश, चार्ल्स टू राजा थे उस पीरियड में, जब हम रेनेसां पढ़ रहे थे, तो वहाँ आप सभी ने पढ़ा है, जो बच्चे सभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबको पता है कि रेनेसां में ये हम पढ़ते हैं। तो कैरोलिन एज, जब हम किसकी तरफ जा रहे थे? पतन की तरफ, डिक्लाइन हो रहा था थर्ड फेज में, ठीक है? तो एक तरफ कैरोलिन था, दूसरी एक तरफ कॉमनवेल्थ था, एक तरफ कैरोलिन था, ठीक है? तो ये कैरोलिन एज का समय है। तो कैरोलिन एज के समय के पॉइंट कहलाए जाते हैं जॉन डन। 33 क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज कॉल्ड द मोनार्क ऑफ विट। मोनार्क ऑफ विट कौन से पॉइंट को कहा जाता है? मोनार्क मतलब राजा, विट मतलब बुद्धि। तो बुद्धि का राजा किसको माना गया? तो बुद्धि के राजा को भी जॉन डन को ही माना गया है, राइट? इन ऑप्शंस में मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 34। टू द लिरिकल स्वीटनेस ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री डन एडेड द एलिमेंट ऑफ। भाई जिस प्रकार से जो एलिजाबेथन की जो पोइट्री है उसमें थोड़ी लिरिकल स्वीटनेस आ जाए, लिरिक्स के थ्रू कुछ मिठास आ जाए, लिरिक मतलब कुछ लिखा ऐसा जाए कि पढ़ने वाले को भी मिठास आ जाए, तो जॉन डन जी ने कौन से एलिमेंट को उस वर्क में, उस पोइट्री में, एलिजाबेथ पोइट्री में डाला? तो दैट वाज इंटेलेक्ट, बुद्धिमता को डाला। नेक्स्ट है आपका 35 क्वेश्चन। हु फाइंड्स यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन डन्स पोइट्री। डन जी की पोइट्री जो थी उसमें एकाकीकरण, संवेदनशील का जो एकाकीकरण है वो कौन से पॉइंट ने माना? तो वो थे टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिमार्क्ड, किसने रिमार्क किया? डन फॉर नॉट कीपिंग एन एसेंट डिजर्व्ड हैंगिंग। डन नॉट कीपिंग ऑफ एसेंट डिजर्व हैंगिंग। एसेंट डिजर्व हैंगिंग, यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर एक
वो थे बेन जॉनसन। अगर को चलो मैं पहले आपको इसका आंसर ही बता दूं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। बेन जॉनसन इज़ द राइट आंसर। ये जॉनसन जो है वो है बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने इनको रिमार्क करके बोला कि भाई इन्होंने, जॉन डन ने तो जो पोइट्री है, पोइट्री में जो लिरिक है, उन्होंने तो मजाक बना के रख दिया कि किस तरीके से उन्होंने मीटर का प्रयोग किया। अब आप पढ़ते ही हैं वर्स, जब हम पढ़ते हैं फ्री, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर, है ना, तो ये वर्ड्स जब हम पढ़ते हैं तो वो मीटर है, रिदम है। तो ये बोलते हैं कि बेन जॉनसन बहुत नफ़रत करते हैं। इसलिए नफ़रत करते हैं इनकी लिटरेरी वर्क से क्योंकि वो कहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा ना डिज़र्व हैंगिंग, एसेंट डिज़र्व हैंगिंग, मतलब इन्हें तो पता ही नहीं है, इन्होंने जो मीटर है उसके साथ तो मजाक करके रखा है, खिलौना समझ रखा है मीटर को। मीटर कौन सा मीटर है? जिस आयम्बिक पेंटामीटर, जो मीटर होता है, मीटर और रिदम राइम होती है ना, इनको वो बोल रहे हैं कि इन्होंने तो उसका कोई मान सम्मान ही नहीं रखा, मजाक बना के रखा है। तो इसलिए बेन जॉनसन उनसे हेट करते हैं। तो बेन जॉनसन ने ही ये रिमार्क किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोएम ऑफ डन? तो डन जी की कौन सी पोएम नहीं है इसमें आपको बतानी है। तो आपको याद होगा कैनोनाइजेशन भी है, एक्सरसाइज भी है, गुड मॉरो भी इन्हीं की है। एमोरिटी इनकी पोएम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। हु एक्यूजेस द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ योकिंग द मोस्ट हेट्रोजीनस आइडियाज ऑफ वॉयलेंस टुगेदर? कहते हैं कि किन्होंने एक्यूज किया, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाया, किस पे? मेटाफिजिकल पॉइंट्स पे। कौन आरोप लगाता है? मेटाफिजिकल पॉइंट्स पे। तो मेटाफिजिकल पॉइंट्स तो आपके जॉन डन है, ठीक है, यहाँ पर। तो वो कहते हैं उन्होंने आरोप ये लगाया ऑफ योकिंग द मोस्ट। योकिंग का मतलब होता है दास बना दिया। किसको दास बना दिया? जो इनके अलग अलग विचार हैं, हेट्रोजीनस, एक जैसा विचार तो इनके आइडिया है ही नहीं दिमाग में, जो क्या टुगेदर क्रिएट कर रहे हैं? वायलेंस। मतलब इतने सारे आइडियाज़ हैं और वो आइडियाज़ एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है इनके आइडियाज़ में। तो किसने ऐसा आरोप इन पे लगाया? तो वो थे डॉक्टर जॉनसन। कौन थे? डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 क्वेश्चन है। द पोएम द कैनोनाइजेशन हैज़, अभी मैंने पहला भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि कितने स्टैंजाज थे? 9 लाइन्स थी हर एक स्टैंजा में और 5 स्टैंजा थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है आगे। हु कॉइंड द टर्म? किसने टर्म को कॉइन किया था? द मेटाफिजिकल पोइट्स to describe a loose group of 17th century English poets whose work was characterized by the use of conceit and far-fetched images। पहले तो इस प्रश्न का ही मतलब थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। कौन से ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने ये जो टर्म दिया मेटाफिजिकल पोइट्स, वो ये डिस्क्राइब करने के लिए दिया कि ये 17 सेंचुरी के इंग्लिश पोइट्स के सबसे लूज ग्रुप है, इनका कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ये लूज ग्रुप है। ठीक, जिनका काम क्या था? कैरेक्टराइज करना ऑफ कंसीट। कंसीट का मतलब होता है जिनके अंदर क्या भरा? वो ईगो, प्राइड भरी है इनके अंदर। एंड फार फेच्ड इमेजेस, फार फेच्ड इमेजेस का मतलब है बहुत ही जटिल इमेजेस, कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। तो ये किसने इनको कॉइन किया था? तो ही वॉज नन अदर देन सैमुअल जॉनसन। ठीक है, सैमुअल जॉनसन जी ने कहा था। 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। डन वॉज ऑर्डेन्ड, इनका मीनिंग मैं बताती जाऊँगी। जॉन डन वॉज ऑर्डेन्ड इन द डैश ऑफ इंग्लैंड इन 1615। तो ऑर्डेन्ड का मतलब होता है आज्ञा दे देना, ठीक है, अनुमति दे देना, आज्ञा दे देना, या आप कह सकते हो अनुमति दे देना। तो जॉन डन जी को कहाँ आज्ञा मिल गई थी इंग्लैंड में 1615 में रहने के लिए, काम करने के लिए? तो वो था चर्च। चर्च में इनको 1615 में अगर बात की जाए तो इनको वहाँ पर मौका मिला था, आज्ञा मिल गई थी कि इंग्लैंड में या वहाँ रह सकते हैं चर्च में। ठीक है, नेक्स्ट है डन बिकेम वेरी सक्सेसफुल एज अ। अब चूँकि ये चर्च में चले गए थे तो डेफिनेट सी बात है, जब चर्च में गए तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। किस फॉर्म में? प्रीस्ट। तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक
फीलिंग थी वो हम कह सकते हैं यहाँ से भी जुड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन को देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हु सेज? स्वीटेस्ट लव, बड़े प्यारे प्यार, मैं नहीं जाऊँगा, ये कौन कहता है? तो ये जॉन डन जी की ही लाइन है और वो ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु डाइड इन द सेम ईयर इन विच ड्राइडन वॉज बॉर्न? वो कौन थे जो उसी ईयर में मर गए जिस ईयर में जॉन ड्राइडन जी का जन्म हुआ? मतलब कहने का मतलब है, और ड्राइडन भी आप जानते हो, ड्राइडन भी अपने आप में क्या थे? मेटाफिजिकल पॉइंट्स माने जाते हैं, ठीक है। तो जॉन ड्राइडन जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। और मृत्यु किसकी हो गई? उसी साल 1631 में जॉन डन की मृत्यु हुई। तो ये तो मरे और ये जन्मे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड नॉट फील प्राउड ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ सन ऑफ बेन? सन ऑफ बेन, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको प्राउड फील नहीं होता था जब ये बोलता था मैं तो सन ऑफ बेन हूँ? तो वो थे आपके जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, वी विल डिस्कस 46। और देखिए ये पोयमों से लिया गया है, पोयमों की लाइन दी गई है। वी वेर डैश टू एंड टू एट अवर ऑन कॉस्ट डाई। अब ये लाइन इन्होंने कहाँ से ली है? तो ये लाइन इन्होंने ली है आपकी कॉलोनाइजेशन से ही, ठीक है। अब वहीं से ली है, कॉलोनाइजेशन जो वर्क था। अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर टेपर्स भरा जाएगा। टेपर्स का मतलब होता है मोमबत्ती, कैंडल जिसे हम कह सकते हैं। क्या कहोगे आप? कैंडल। अब इसका मतलब समझ लो तो आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं एक्चुअली यहाँ पर जो लव है, प्यार है, उसको, इमोशंस को दर्शाया गया है। और इमोशन को इस तरीके से दर्शाया गया है कि जैसे एक जलती मोमबत्ती अपने चीज़ के लिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इमोशंस के लिए, वो अपने आप को क्या कर जाती है? मर जाती है, जल जाती है। उसी प्रकार से जो इंसान लव में पड़ा है वो भी अंदर से वैसा ही जूझ रहा होता है। ये इसका मतलब है। ओके, तो आपका टेपर्स आएगा, कैंडल समझ लेना टेपर्स को। नेक्स्ट है, और ये लाइन है, ये पोयम की लाइन है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हर एक लाइन को आप ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम में। द डैश रिडल हैथ मोर विट, ये भी लाइन वहीं से ली गई है। तो डैश रिडल, अब ये कहते हैं रिडल का मतलब होता है पहेली, विट का मतलब होता है बुद्धि। तो यहाँ पर किसको कह रहे हैं कि एक फोनिक्स, फोनिक्स क्या है? एक पक्षी है। यहाँ पर फोनिक्स क्या है? पक्षी। तो एक पक्षी की तरह पहेली है जो बिल्कुल क्या है? बुद्धिमान है। तो ये एक लाइन जुड़ जाती है, द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट, जो एक पक्षी है उसकी जो पहेली है उसमें ज़्यादा क्या है? बुद्धिमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 पे। वी विल बिल्ड इन, क्या कहता है? वी विल बिल्ड इन डैश प्रिटी रूम्स। तो ये भी लाइन वहीं से ली गई है। तो यहाँ आपका आंसर आ जाता है सोनेट। वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रिटी रूम्स, हम इतने प्यारे रूम्स में क्या बनाएंगे? सोनेट्स बनाएंगे। अस डैश फॉर लव, अस डैश फॉर लव, इसका क्या भरोगे आप? तो यहाँ पर आएगा कैनोनाइज्ड। और ये भी पोयम कौन सी है? कैनोनाइजेशन से लिया गया है, ठीक है। तो 49 में आप भरेंगे, देख लीजिए एक बार, कैनोनाइज्ड, अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 50th क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ योर लव, अ डैश ऑफ योर लव। तो इसमें आपका आ जाएगा अ डैश ऑफ योर लव में अ पैटर्न ऑफ योर लव, तुम्हारे प्यार का पैटर्न। एक्चुअली यहाँ पर प्रेम को, लव को संबोधित करते हुए बताया गया है। तो आई होप आप सभी को ये 50 क्वेश्चंस याद भी हुए होंगे। मैंने एक एक चीज़ों को बड़े ढंग से एक्सप्लेन किया है और मैं ऐसे ही आपको हर क्वेश्चंस जो लेके आऊँगी मैराथन सीरीज़ के, इसी प्रकार से आपको बड़े ढंग से एक्सप्लेन करूँगी एक एक शब्द को, जिससे कि आपको रटना ना पड़े। तो आप इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसी प्रकार इसी से जुड़े रहिए। अगर आपको 2000 क्वेश्चन MCQ मैराथन सीरीज़ मिल रही है, वो भी टॉप क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं,
तो आई थिंक आपको कहीं मिसगाइड नहीं होना चाहिए, एक जगह अपना डेस्टिनेशन बना लें। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ लेंगे उतना ज़्यादा ही आपको एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए मौके का फ़ायदा उठाएं और जल्दी से अपनी तैयारी को शार्पन करें। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट मैराथन सीरीज़। तो ठीक है, आज हमने किया है जॉन डन एंड वी हैव डन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू W.B. येट्स। ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। तो आपको कैसा लगा वीडियो, ये ज़रूर फीडबैक देते रहे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।